आज हम लोग बालक के स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन। कहाँ तक हुआ था? 83 तक। तो 83 से हम लोग आगे स्टार्ट करने वाले हैं, 84 से स्टार्ट करेंगे और ये है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से बालक? 84 से। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार ध्यान से आप पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण जिनकी गतिज ऊर्जाएं समान हैं, एक नियत चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथों में घूम रहे हैं। यदि इन कणों के पथों की त्रिज्याएं क्रमशः rp, rd एवं r अल्फा हो तो बताइए इसमें से कौन सा रिलेशन सही है। इसमें कुछ रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन बताना है कौन सही है। चलिए ये सॉल्व करने वाला है क्वेश्चन बालक, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है। 84 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको जानना होगा इसमें 3 पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। तो ध्यान देंगे, आपको मालूम होगा कि अल्फा पार्टिकल को हीलियम नाभिक कहा जाता है। तो इसको हम 2 भाग में बांट ले रहे हैं, एक मास में और एक चार्ज में। अब ऐसा क्यों है? तो अभी आप देखेंगे एक फॉर्मूला हम लिखेंगे, इसका त्रिज्या का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? तो एक फॉर्मूला है mv/qb, एक ये फॉर्मूला है बालक, क्लियर है। और एक फॉर्मूला है इसका कि √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास अपॉन क्यूबी, ये दूसरा फॉर्मूला है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमको मास भी चाहिए और चार्ज भी चाहिए। आप इसे किसी से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो निकाला गया है इसी फॉर्मूले से डिराइव किया गया। तो सबसे पहले हमको चार्ज भी चाहिए और हमको मास भी चाहिए। अब सवाल ये है कि सर वो क्यों आप फॉर्मूला लिए हैं? तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कह रहा है कि जिनकी गतिज ऊर्जाएं समान है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमें ऐसा ही समीकरण लेंगे जिसमें गतिज ऊर्जा हो, क्योंकि अगर ये समान हो जाएगा तो हम तुलना आसानी से कर सकते हैं। तो तुलना आप कैसे करेंगे? तो आप करेंगे कि सर जो त्रिज्या है ये समानुपाती है किसका? तो √m का, द्रव्यमान का, और नीचे आवेश का, ठीक है। मतलब ये समानुपाती का संबंध है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र को अचर माना गया है और गतिज ऊर्जा को अचर। जिसको आप अचर मान लेते हैं ना, उसको हटा के ही तुलना किया जाता है। तो इसमें गतिज ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र को समान माना गया है, तो दोनों को हटा दीजिए। अच्छा, 2 संख्या है, वो तो खुद अचर है। तो हम लोग किसका तुलना करेंगे? तो हम लोग एक द्रव्यमान का तुलना करेंगे, एक आवेश का। इसीलिए एक द्रव्यमान और एक आवेश हम ले रहे हैं। तो हीलियम नाभिक को अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। इसका द्रव्यमान 4 होगा, आवेश जो होगा 2 होगा, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर मास v1, चार्ज v1, और न्यूट्रॉन पर अगर हम बात करें तो इसका मास 2 होगा और चार्ज 1 होगा। अब कुछ नहीं करना है, आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए। तो कौन कौन नाम लिया गया है इसमें पहले देख लीजिए। पहले प्रोटॉन बोला है, न्यूट्रॉन बोला है और अल्फा कण बोला है। तो ठीक है, हो गया, आगे बढ़े वाले। तो सबसे पहले प्रोटॉन, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन, फिर रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन और रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। जो बोला गया है वही लेना है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल। तो अब बताइए, √m है तो मास अपॉन चार्ज, सेकेंड का कितना था? मास अपॉन चार्ज, और थर्ड का कितना था? मास अपॉन चार्ज। हो गया। ऊपर वाला द्रव्यमान है, कहाँ से लिखे हैं? तो देखिए यहाँ से, एक में द्रव्यमान लिए हैं, एक में आवेश लिए हैं। अल्फा होगा तो देखिएगा ऊपर 4 होगा, नीचे 2 होगा। देखिए ये अल्फा वाला है, लास्ट में अल्फा लिखा है ना, ये आपका न्यूट्रॉन वाला है और ये प्रोटॉन। बाहर निकालिए तो ये तो 1 हो जाएगा बाहर, ये √2 और 4 है तो 2 बाहर निकलेगा और 2 नीचे है, कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको कैंसिल करा के इसके लिए 1 ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर आ गया, मतलब अल्फा का और प्रोटॉन का आपस में क्या है? इक्वल। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का इक्वल है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं सर रेडियस ऑफ किसका? प्रोटॉन, और रेडियस ऑफ कौन है? अल्फा, ये सेम है, और ये √2 है किसका? न्यूट्रॉन वाला, तो इनसे छोटा होगा, तो रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन।
तो ये संबंध आप खोज लीजिए कहाँ दिखाई दे रहा है कि प्रोटॉन और अल्फा का सेम है लेकिन न्यूट्रॉन से ये दोनों क्या है, छोटा है। ठीक है, तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं, उसके बाद आप लिख लीजिएगा। ऑप्शन है ऐसा, न्यूट्रॉन से छोटा, तो यहाँ पर है बालक, प्रोटॉन और अल्फा का सेम है, न्यूट्रॉन का छोटा। ऑप्शन नंबर कौन होगा, फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये हम लोग कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं, तो यूनिट नंबर 3 है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। ये ऑप्शन सही होगा। अब आप इसको बना लीजिए, हम आगे बढ़ा दे रहे हैं। इसको थोड़ा जल्दी लिखिएगा बालक। चलिए कीजिए तो इसको। जल्दी। हो गया, चलिए नेक्स्ट इसको भी कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। हो गया बालक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 85 पर। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है कि धारावाही चालक में धारा अल्पांश के बियो-सॉवर्स लॉ, ध्यान देंगे ये बायो लिखा है तो हिंदी में लिखा जा सकता है, एक टाइपिंग एरर है। बियो-सॉवर्स लॉ आपको पढ़ाया गया था, तो बियो-सॉवर्स के नियम का सदिश स्वरूप, तो क्या था बालक, सदिश स्वरूप। तो ध्यान देंगे dB इक्वल टू कितना था, μ0/4 μ0/4, इसके बाद I dl इंटू वेक्टर r अपॉन नीचे कितना होगा RQ। इसमें कहीं दिख रहा है बालक, हाँ ये है, इस पे थोड़ा सा वेक्टर सिंबल ले लेंगे वो हर जगह। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हटा दे। चलिए ये बियो-सॉवर्स का नियम ही है। ये बताइए 86 नंबर कह रहा है अनंत लंबाई के सीधे तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें 1 मीटर दूरी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है। अब 1 मीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, यही आपको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम होगा, B इक्वल टू μ0/4 और 2I अपॉन डिस्टेंस को A लीजिए, R लीजिए, जो भी आप डिस्टेंस लेना चाहें। हम लोग फॉर्मूला में यही लिखे थे, इसमें सॉल्व कर देना है। कितना होगा, तो इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻7। चलिए 2 है, करंट इसमें कितना बोला है, देखिए 1 एम्पियर है, इंटू 1, और डिस्टेंस कितना है बालक, 1 मीटर। तो आप सॉल्व कर लेंगे तो B कितना आ गया, 2 इंटू 10⁻⁻7, और टेस्ला इसका यूनिट होता है। आप देख लीजिए कौन सा है आपका, कितना होगा बालक, 2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, यही है बालक। जल्दी बनाइए तो। हो गया बालक, आगे बढ़ा जाए, चेंज कर इसको। चल 87 क्या कह रहा है कि R त्रिज्या और N फेरो वाली वृत्ताकार कुंडली में I धारा, ये 1 नहीं है, ये I धारा है, I धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण अनुक्रमानुपाती होगा। तो अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती होगा। अब ये कितना होगा, इसको हम लोग लिखते हैं, तो ये होगा B इक्वल टू μ0/4 और यहाँ पर 2 पाई
इंटू एन इंटू आई अपॉन ए। हम लोग डिस्टेंस को ए से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस आर है, यहाँ पे देख सकते हैं आर है, क्योंकि आर त्रिज्या बोला है तो डिस्टेंस को आर ही ले लेते हैं। अच्छा, ये भी होता है, ये कैंसिल होकर म्यू नॉट अपॉन 2 भी हो सकता है, लेकिन हमको संबंध आर में और किस में बताना है, आई में संबंध बताना है, क्योंकि कह रहा है कि अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूले में कि चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती है और दूरी के साथ क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब ये कितना होगा, 1/r। तो आप देख लीजिए कौन सा होगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 ही दिख रहा है। किसके अनुक्रमानुपाती होगा, तो आई और 1/r के। कहाँ से, तो इसके लिए ये फॉर्मूला आपको जानना होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला मालूम होगा। और ये कैंसिल करा के म्यू नॉट अपॉन 2 भी हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन हमको करंट और दूरी में संबंध बताना था तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। और रिलेशन क्या मिला, तो चुंबकीय क्षेत्र आई और 1/r दोनों को क्या है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती भी आप बोल सकते हैं। जल्दी इसको कीजिए। हो गया बालक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ा दो। 88 में बालक, ये 88 सॉल्व करने वाला है। कह रहा है 0.0157 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, आपको ज्ञात करना है। तो अभी तो आप पीछे फॉर्मूला लिखे हैं, उसी में आप बना दीजिए। देखिए दूरी दे ही दिया और इसके बाद करंट दे ही दिया, दोनों रख के सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। 88 नंबर, 88 नंबर में क्या क्या दिया हुआ है, तो दूरी दिया हुआ है 0.0157 मीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर। आपसे पूछ क्या रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछ रहा है, मतलब हमको बी निकालना है, बी सॉल्व करना है। तो अभी क्या फॉर्मूला आपको बताया गया कि बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 और कितना होता है 2 इंटू एन इंटू आई अपॉन आर। अब देखिए इसमें कुंडली का फेरों का संख्या नहीं दिया है, तो हम कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। कितना ले लेंगे, 1। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो b इक्वल टू, इसका वैल्यू बता दीजिए, इसका वैल्यू 10⁻⁻7 2 हो गया। पाई का वैल्यू कितना, 3.14। नंबर ऑफ कॉइल, कुंडली में फेरों की संख्या देखिए 1 लिया गया है। करंट कितना है, 2 एम्पियर। और ये दूरी कितना है, त्रिज्या, ये है 0.0157। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। तो सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 800 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बताइए -7 है 00, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो इससे अगर कैंसिल करा देंगे तो कितना होगा, 8 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, या इसका एक और यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलिए तो यही आपका राइट आंसर है। अब देख लेना होगा कि किसमें दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर 2, 8 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ये होगा बालक। और टेस्ला है तो एक यूनिट आप हटा सकते हैं इसमें से, ठीक है। इसमें टेस्ला ही दिया हुआ है तो यही आप लेके बनाइए, ठीक है। जल्दी बनाइए इसको। चलिए नेक्स्ट 89 आते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा छोटा करना होगा क्योंकि ऑप्शन नीचे है।
क्या कर रहा है, समान त्रिज्या तथा समान फेरों वाली दो वृत्तीय कुंडलियां इस प्रकार रखी गई हैं कि उनके तल एक दूसरे के समकोणीय है, दोनों के केंद्र एक ही बिंदु पर है। यदि प्रत्येक कुंडली में समान धारा प्रवाहित होती है तो केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये फॉर्मूला है बालक, ठीक है, ये फॉर्मूला है और हम लोग पढ़ चुके हैं। ये कितना होता है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा, तो बी नॉट बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 अंडर रूट 2r, ये होता है। ठीक है, अब खोज लीजिए कहाँ दिख रहा है, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 अंडर रूट 2r। कब, जब दोनों कुंडली का केंद्र एक समान हो। इसमें कौन सा है, ये है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये वो हो गया, हटाया जाए तो आप इसी में टिक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट 90 पे आते हैं, 90 पे आते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो आप जानते हैं कि दोनों उत्पन्न करेगा, ये विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो आप लिखेंगे विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। कौन, तो गतिशील आवेश। कोई दिक्कत बालक, या पहले से भी जानते हैं। नेक्स्ट 91 नंबर बताइए, करें कि एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, आप कैसे करेंगे, तो गतिमान आवेश द्वारा, बिल्कुल सही है। बदलते हुए विद्युतीय क्षेत्र द्वारा, ये भी सही है क्योंकि ये भी फ्लक्स बनाता है, ये भी फ्लक्स बनाता है। तो जब दोनों सही है तो इसके लिए देखिए एक ऑप्शन यहाँ बना हुआ है, क्या कह रहा है कि ए तथा बी दोनों के द्वारा, मतलब ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों सही है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा विकल्प लेंगे, 3, इसमें दोनों मेंशन। क्लियर है बालक। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, 92 बालक क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। अभी तो हम लोग बात किए हैं, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक या तो टेस्ला होगा और या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। अब देख लीजिए कौन है, वेबर पर मीटर स्क्वायर यही तो है, टेस्ला तो है नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, यही दोनों यूनिट होता है। चलिए नेक्स्ट 93 नंबर, बियो सावर्त का नियम वेक्टर फॉर्म में अभी बताए हैं बालक, कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू आर अपॉन आर क्यू था। कौन सा है इसमें, आई डी एल आर, हाँ ये है, देख लीजिएगा, एक मिनट, सारा एक ही जैसा है क्या जी, आई, अच्छा अंदर आई डी एल इंटू आर, डी एल इंटू आर, हाँ ऑप्शन सेकेंड और ये 4 एक ही जैसा दिख रहा है, आई डी एल इंटू आर इंटू अपॉन आर क्यू। चलिए तो यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है, सेकेंड और 4 दोनों सेम है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो डी बी इक्वल टू कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल इन टू आर अपॉन आर क्यू। तो ये दोनों सेम ही दिख रहा है, तो आप कोई ले ले, ये सेकंड वाला ही ले ले, बेहतर होगा। ठीक है, ये सेकंड वाला जो पहले इसी को ले लीजिए। ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये कुछ और ऑप्शन होना चाहिए था, नॉट हो जाना चाहिए था, नॉट। ठीक है, चलिए तो हम लोग किसको कर लेंगे, सेम है तो इसी को कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये पीछे भी आ चुका है, अभी पीछे मिला था हम लोग को। हो गया बालक, हटा इसको। नाइन्टी 94 चलिए पढ़िए तो, करा बियो सावर्त के नियम के अनुसार, बियो सावर्त के नियम के अनुसार धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र धारा अल्पांश से उस बिंदु की
इस बिंदु की दूरी पर किस प्रकार से निर्भर करता है, दूरी पर किस प्रकार से निर्भर करता है। ये क्या हो जाएगा, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब यूल-सावर्ट्ज के नियम से जहां पे सदिश वाला रूप नहीं होगा उसमें देखिएगा तो नीचे कितना होता है, r² होता है। चलिए 95 बताइए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, तो आपको है जानकारी होना चाहिए तभी नहीं वाला निकालेंगे। तो देखिए कौन कौन है बालक, तो टेस्ला होता ही है, उसके बाद वेबर पर मीटर स्क्वायर होता ही है। ठीक है, एक और होता है, कौन पढ़े हम लोग, न्यूटन एम्पियर इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 1, ये भी होता है। तो ये पहला यूनिट हो गया, ये दूसरा है, तीसरा, ये तीनों छोड़ के नहीं होगा। तो ये आपका टेस्ला है तो ये होगा, वेबर पर मीटर ये भी होगा, न्यूटन ये ऊपर आएगा तो एम्पियर इनवर्स 1 ये भी होगा, तीनों होगा। इसमें नहीं पूछा था तो नहीं पूछा है तो कौन नहीं होगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये नहीं होगा क्योंकि देखिए 3 यूनिट, टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन एम्पियर इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 1, तो कौन नहीं है, यही नहीं है। ठीक है, और तीनों लिख भी लीजिएगा, टेस्ला भी लिख लीजिएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख लीजिएगा और न्यूटन एम्पियर इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 1 भी लिख लीजिएगा जल्दी। हो गया बालक। चलिए नेक्स्ट 96 बताइए। चुंबकशीलता का विमीय सूत्र क्या होता है, तो म्यू नॉट इक्वल टू m l t इनवर्स टू a इनवर्स 2। खोज लीजिए कहाँ है चुंबकशीलता, फर्स्ट ही वाला है और कोई नहीं ना है, यही है फर्स्ट वाला है, 96 का फर्स्ट नंबर। हो गया, हटा दे। 97 नंबर, देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आया है, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं। क्या पूछा था कि बताइए इनका अनुपात कितना होता है, इनका अनुपात कितना होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो ध्यान देंगे, ये हम लोग जानते हैं ओम होगा क्योंकि ये ऑलरेडी 21 नंबर क्वेश्चन, इसी में आप 21 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, वो ऑलरेडी यही है। ठीक है, चलिए फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा बालक, कैसे पहचानेंगे, तो डायमेंशनल फार्मूला से निकाल लीजिए। इसको हम लोग कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए तो 97 है ना, 97 ये क्या है, अंडर रूट में म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला बताइए, तो एम एल टी इनवर्स टू ए इनवर्स 2 अभी लिखे हैं, ये म्यू नॉट का हो गया। इसका क्या होगा, एम इनवर्स 1 एल इनवर्स 3 टी के पावर 4 ए स्क्वायर, यही होता है ना। ठीक है, ये किसका हो गया, ये विद्युतशीलता का हो गया, ये किसका है, चुंबकशीलता का। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आप देख सकते हैं कि जब नीचे से ऊपर जाएगा, यहाँ ले लेते हैं, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये अंडर रूट में कितना होगा, 112 एम स्क्वायर हो गया। ये 3 है, ऊपर 1 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 है, ऊपर 2 है तो ये 6 हो जाएगा, ये 2 है, ऊपर 2 है तो ये कितना होगा, 4। अब बताइए अंडर रूट में अगर कोई स्क्वायर है तो एक बाहर निकल जाएगा, तो ये एम स्क्वायर है तो एम बाहर कर लीजिए, एल के पावर 4 है तो एल स्क्वायर बाहर कर लीजिए, टी के पावर -6 है तो -3 बाहर कर लीजिए, -4 है तो -2। और आपको बता दें कि ये प्रतिरोध का विमीय सूत्र है। ये किसका सूत्र है, प्रतिरोध का विमीय सूत्र है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, क्या होता है, मात्रक ओम होता है। ठीक है, तो इसीलिए इनका अनुपात जो होगा, इनका अनुपात ये क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ओम। ठीक है, चलिए तो कौन सा ऑप्शन, इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ से ऑप्शन में आते हैं, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आप थोड़ा सा बना लीजिए इसको, बनाइए तो, इसको बनाइए।
चलिए हो गया बालक। नेक्स्ट 98। तो ध्यान देंगे, पहले हम आपको इधर बता दें, 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये जो होता है स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट होता है। कभी कभी तो मात्रक भी पूछ देता है, तो इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, इसी को जब नीचे से ऊपर जाएगा, आपको मालूम है कि अगर किसी का रूट हटता है तो पावर में कितना हो जाता है, 1/2 हो जाएगा। और यही जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इनवर्स में होगा μ0 एप्सिलॉन नॉट, और पावर कितना, -1/2। और ये किसके बराबर होगा, c के बराबर होगा। तो प्रकाश का वेग क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर में, तो मीटर में 8 होना चाहिए, लेकिन सेंटीमीटर में है तो ये नहीं होगा। हाँ, ये 10 है। तो ध्यान देंगे, इस मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा बालक, ये सही होगा आपका, 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप उसको लिख लीजिएगा, जो सामने लिखा हुआ है आप इसको लिख लेंगे। हो गया। और इस चीज़ का ध्यान देंगे, इस सेंटीमीटर लिखा है जबकि मीटर पर सेकेंड होता है, तो इसी को अगर सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो 2 जीरो बढ़ जाएगा वहाँ पे। चलिए आते हैं 99। 99, एक लंबे सीधे तार में 12 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 48 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फॉर्मूला है आपके पास, निकालिए। अभी तो बताए हैं B = कितना, μ0/4 और 2I/ कितना होगा, 2I/a। ए डिस्टेंस था, अगर डिस्टेंस r लेना चाहें तो r लेके बनाइए। सॉल्व कीजिए इस पे रख के, कितना आ रहा है, तो कितना होगा, μ0/4 का वैल्यू 10⁻⁻7, 2 हो गया। करंट कितना है जी, 12 एम्पियर है। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए कितने टाइम्स में, तो देखिए यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये 12 × 2 = 24, 24 2 = कैंसिल 2 बार में, और ये इससे कैंसिल होगा 10⁻। अच्छा, इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, यहाँ पे स्पेस कम है, थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहे हैं। चलिए इधर ही सॉल्व कर ले रहे हैं। कितना है ये, 99। देखिए तो क्या पूछ रहा है, तो इसमें करंट दिया हुआ है कितना, 12 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस भी दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कीजिएगा तो 100 से डिवाइड करना होगा। ये क्या होगा, 48 × 10⁻⁻2 मीटर। अब बना लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, कितना होगा, μ0/4 और कितना है 2I/ डिस्टेंस r ले लीजिए। तो इसका वैल्यू तो आप जानते ही हैं, 10⁻⁻7, 2 हो गया। करंट कितना है जी, 12, डिस्टेंस कितना है, 48 × 10⁻⁻2। सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों कैंसिल होगा क्योंकि ये 24 होगा और 2 बार में 48, ये इससे कैंसिल करा दीजिए। तो B = 10⁻5 और नीचे 2, इसको हम 1/2 × 10⁻5, इसको 0.5 × 10⁻5 टेस्ला। अब देखना ये है कि रिजल्ट में दे क्या रहा है। अच्छा, ये हटाया हुआ है तो हम लोग भी कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करेंगे, 0.5 है ना बालक, इसको चेंज कर लीजिए 0. देखिए हमारा रिजल्ट है 0.5 × 10⁻5, डेसिमल हटा दीजिए तो B = 5 × ये 5 है, एक और बढ़ जाएगा तो कितना, -6 टेस्ला। अब देख लीजिए आ रहा होगा। ठीक है, कौन सा है, पहले खोजिए इसमें, ये है ऑप्शन नंबर 3, कितना, 5 × 10⁻6 न्यूटन एम्पियर इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 1। सॉल्व कैसे होगा तो देख लीजिए, हम सॉल्व कर लेंगे इसको।
जल्दी। हो गया बालक, आगे बढ़ा जाए। ठीक, नेक्स्ट इसको भी सॉल्व कर लिए। देखिए कभी भी आंसर अगर नहीं आए तो आप ऑप्शन से चलिए, ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है उसको चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन से हम लोग चले तो हमने चेंज कर लिया। चलिए नेक्स्ट, कितना मिला इसमें, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये आगे बढ़ते हैं बालक। 100 नंबर, 100 नंबर क्या है, एक लंबे सीधे तार में बहने वाली वैद्युत धारा 1 एम्पियर है, करंट तो दे दिया 1 एम्पियर है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। देखिए मात्रा के साथ ये दिया हुआ है, बी हो गया। तो तार से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है कि मतलब कितना दूरी पर इतना चुंबकीय क्षेत्र होगा। जब किसी वायर से 1 एम्पियर का करंट अगर प्रवाहित किया जाए तो कितना दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा 10⁻⁻5 टेस्ला बनेगा, आपको ये बताना है। तो निकाल लीजिए 100, सॉल्व कर लेंगे। देखिए तो 100 नंबर में करंट तो दे दिया ना 1 एम्पियर, चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता दे दिया 10⁻5 टेस्ला। आपसे क्या पूछ रहा है कि कितना दूरी पर ये चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता होगा। तो फार्मूला तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, B इक्वल टू कितना, μ0/4 और ये कितना होगा 2I/R। अब इसका वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है 10⁻⁻5, इसका वैल्यू 10⁻7, 2 हो गया, I कितना दिया है 1/R। क्या प्रॉब्लम है बालक, कैंसिल करा लीजिए, कितना होगा, ये 2 से 2 कैंसिल, एक मिनट, नीचे R है ना जी, ये R है, इसको निकालना है। ठीक है, यही R तो निकालना है बालक, तो इसको ऊपर लाइए ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल होगा, यहाँ पे कैंसिल होगा, तो ध्यान देंगे ये इससे कैंसिल होगा तो 10⁻⁻2 यहीं बच जाएगा। तो R को ऊपर लाइए, तो R ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁻²। ठीक है, अब रिजल्ट देखना होगा किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, रिजल्ट ध्यान देंगे सेंटीमीटर में दिया है तो चेंज कीजिए, तो ये इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना मीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ गड़बड़ है क्या, करंट कितना है 1 एम्पियर, सही है। ठीक है, हमको डिस्टेंस निकालना था, तो ये हो गया 10⁻⁻7, 2 हो गया, I हो गया -2 हो गया, इतना मीटर। अच्छा रिजल्ट में क्या है, रिजल्ट में सेंटीमीटर सारा है, इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो बताइए मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 10⁻⁻2 ये मीटर है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 0 0 कैंसिल, तो R इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए तो है कहीं, हाँ ये सेकंड वाला है वाला, ये सेकंड वाला है। कितना, 2 सेंटीमीटर दूरी पर आपका चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। हो गया बालक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 101 नहीं है,
टाइपिंग एरर होगा इसलिए हटा दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से, चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से प्रवेश करने वाले क्यू आवेश से युक्त आवेशित कण पर कार्य करने वाले लॉरेंज बल का सूत्र है। अच्छा एक चीज ध्यान देंगे, लॉरेंज बल मतलब विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है। ध्यान देंगे विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, जब किसी आवेश पर दोनों बल एक साथ काम करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पर क्या बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से प्रवेश करने वाले क्यू आवेश से युक्त आवेशित कण पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल का सूत्र है। तो लॉरेंज बल में देखिए विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों काम करता है, तो ये गलत है, इसमें टाइपिंग एरर है, आप सुधार लीजिएगा। अगर विद्युतीय क्षेत्र होगा तो क्यू ई होता है और चुंबकीय क्षेत्र होगा तो क्यू भी क्रॉस बी होता है, यही टोटल लॉरेंज बल होता है। और लॉरेंज बल क्या है, जब किसी आवेशित कण पर एक साथ विद्युतीय बल, ये विद्युतीय बल है, विद्युतीय बल और चुंबकीय बल एक साथ काम करता है तो उसको लॉरेंज बल बोलते हैं। तो इसमें कोई विकल्प सही नहीं है, यही है, इसमें टाइपिंग एरर है बालक, आप लिख लीजिएगा, यही लॉरेंज बल का फॉर्मूला है। ये विद्युतीय बल हो गया और ये चुंबकीय बल हो गया। हाँ इसमें पूछता कि चुंबकीय बल कौन होता, तो हम लोग इस पे वेक्टर डाल के लिख लेते, तो आप लिख लेंगे, इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं। हो गया बालक। चलिए नेक्स्ट 103 क्या कह रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है वेग v से चलता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पर आप जानते हैं कि किसी आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र में बल लगता है Q V B साइन थीटा, और थीटा किसके बीच का कोण है, तो वेग और चुंबकीय क्षेत्र। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और वेग ये दोनों एक ही दिशा में है, क्योंकि कह रहा है कि समानांतर है। तो जब दोनों एक ही दिशा में होगा तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो Q V B साइन 0 डिग्री, और साइन 0 क्या कर देगा, कुल बल को 0 कर देगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा, शून्य हो जाएगा। क्यों शून्य होगा, क्योंकि V और B क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, समानांतर मतलब एक ही दिशा में बल लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। जैसे जो डायग्राम से समझना चाहें, डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। 103 है ना, कि अगर कोई वृत्तीय, आप जानते हैं कि कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा तो वृत्तीय गति करता है। तो वृत्तीय गति पे अगर कहा गया कि इस पॉइंट पर ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये कह रहा है कि वेग भी इसी दिशा में है। तो बताइए जब वेग और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में होगा तो थीटा का वैल्यू 0। तो F इक्वल टू क्या होता है, Q V B साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या ले लेंगे, Q V B साइन 0 डिग्री। साइन 0 सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो लगने वाला बल कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर है बालक। तो कितना हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। हटा जाए बालक। 4 क्या कर रहा है, किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है, तो आप जानते हैं कि वृत्ताकार होता है। याद कीजिए साइक्लोट्रॉन में भी बताया गया था कि कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा तो कौन सा गति करेगा, वृत्ताकार गति करेगा। चलिए नेक्स्ट 105 थोड़ा सा छोटा करना। अब इसमें पढ़ना होगा बालक, क्या कर रहा है आपका, कह रहा है कि क्षैतिज दिशा में भी वेग से चलता हुआ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे स्थान में प्रवेश करता है जहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में है, तो उस स्थान में इस इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, तो ध्यान देंगे
अगर कोई इलेक्ट्रॉन गतिशील है, मान लिया कि इधर, और क्षैतिज दिशा में भी वेग से इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे स्थान में प्रवेश करता है जहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऊपर, तो ध्यान देंगे ये इलेक्ट्रॉन का वेग का दिशा हुआ और चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, ऊपर। चुंबकीय क्षेत्र का दिशा कहाँ है, ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे पर लंबवत है। तो आप याद कीजिए लॉरेंज का नियम क्या, लॉरेंज बोल रहे हैं, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से हम लोग निकाले थे कि भी, बी और एफ एक दूसरे पर लंबवत होता है। जब ये दोनों आपस में लंबवत है तो बल का दिशा इधर आएगा और ये हमेशा एक क्षैतिज दिशा का निर्माण करता है, ठीक है, क्योंकि ये भी है, ये भी है, ये बी है, तो ये क्या होगा, एफ होगा। और ये हमेशा एक वृत्तीय पथ बनाता है, वो भी किस तल में, तो क्षैतिज तल में। तो इसमें कहाँ है ऑप्शन, क्षैतिज तल में एक वृत्त सही है, बाकी गलत है, ये होगा बालक। क्या बनाएगा, क्षैतिज तल में एक वृत्त बनाएगा। कारण क्या है, कारण ये है कि इन दोनों के बीच कोण का मान कितना है, 90, और 90 होने से चुंबकीय बल हो जाएगा 0। तो चुंबकीय बल 0 होगा तो ये अभिकेंद्रक बल के प्रभाव में, जब चुंबकीय बल 0 हो जाएगा तो अभिकेंद्रक बल के प्रभाव में ये क्या करेगा, क्षैतिज तल में वृत्तीय गति करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन तीनों का दिशा एक दूसरे के क्या होता है, लंबवत। क्लियर है बालक। अब इसमें क्या होगा, इधर भी का दिशा होगा, ठीक है, ऊपर क्या होगा, बी का दिशा होगा, क्योंकि यहाँ 3 अक्ष, 1, 2 और एक बी होता है, तो बी ऊपर की ओर ऐसे होगा। तो याद रखेंगे कि यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा, अभिकेंद्रक बल काम करेगा केंद्र की ओर, और ये कौन सा गति करेगा, तो क्षैतिज तल में एक वृत्तीय गति करेगा। और इस एफ का वैल्यू क्या होगा, तो ये होता है mv²/r, अभिकेंद्रक बल बोलेंगे। और ये कब होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र और वेग एक दूसरे के लंबवत दिशा में हो। हटा दे, हो गया ना बालक। 106, ये तो फॉर्मूला ही है। चलिए देखे तो क्वेश्चन क्या है, m द्रव्यमान का एक कण जिस पर आवेश q है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र v के लंबवत वेग v से प्रविष्ट करता है, मतलब उसमें अंदर जाता है, जिसके पथ की त्रिज्या अभी तो बताए हैं, ठीक है, अभी आपको बताया गया पथ का त्रिज्या कितना होगा, तो r = mv/qv। अब खोज लीजिए कहाँ है, ये तो है ऑप्शन नंबर 4। इस बार भी क्वेश्चन भी हम लोग बनाए हैं, ठीक है, कब होगा, जब ये वृत्तीय पथ पे गति करेगा तब। चलिए नेक्स्ट 107। अब ये तो क्वेश्चन है बनाने वाला, देख ले रहे हैं, पढ़िए। कह रहा है कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा में लंबवत कार्यरत है। क्वेश्चन में थोड़ा त्रुटि है क्या, एक मिनट। हाँ, कह रहा है कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र, हाँ ठीक है, कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा में लंबवत कार्यरत है। हो गया, समझ गए। तो इसका मतलब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है ऊपर की ओर है और वेग का दिशा इसके लंबवत है, मतलब यहाँ पे कोण कितना बनेगा, v और b के बीच 90। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पे चलते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ये 2 सेंटीमीटर वृत्ताकार पथ पे चल रहा है। यदि चुंबकीय क्षेत्र दुगना कर दिया जाए तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या क्या होगी। अब ये चुंबकीय क्षेत्र को दुगना करने के लिए कह रहा है बालक, ठीक है। तो यहाँ पर अभिकेंद्रक अगर वृत्तीय पथ पे कोई गति करता है तो बताइए उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। आप पढ़े हैं अभिकेंद्रक बल, अपकेंद्रक बल, उसमें आपको बताया गया है कि अभिकेंद्रक बल कितना होता है, तो mv²/r होता है। चलिए इसको सॉल्व करें। 107 नंबर, 107 नंबर में क्या कर रहा है पहले ये बताइए। इसमें बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है ये वेग की दिशा के लंबवत है, तो इसका मतलब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अभिकेंद्रक बल
क्योंकि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो अभी केंद्रक बल किसके बराबर होगा, तो चुंबकीय बल के बराबर होगा, Fb के बराबर होगा। तो ये होता है mv²/r होता है, और ये कितना होता है QVB, और ध्यान देंगे साइन थीटा होता है, तो कोण का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पर कोण का वैल्यू हम कितना ले लेंगे, 90 ले लेंगे। कोण का वैल्यू कितना ले लेंगे, 90 रख के देखिए, तो 90 तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mv²/r, और ये कितना QVB। अब इसमें निकाला जाए, भी से भी कैंसिल हो रहा है वाला, कि एक भी से एक भी कैंसिल हो जाएगा, तो mv/r इक्वल टू QV। तो अगर यहाँ पे r निकाला जाए, अगर हम त्रिज्या निकाले तो त्रिज्या इसको ऊपर लाइए, इसको नीचे, तो r इक्वल टू कितना होगा, r इक्वल टू तो mv/QV। अब याद कीजिए, बार बार ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं कि नहीं, बार बार अभी यूज किए। अब इसी में क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को दुगना करने के लिए कह रहा है। देखिए तो कह रहा है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र दुगना कर दिया जाए तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितना होगी। तो देखिए ये त्रिज्या होगा। इस बार क्या कीजिए, एक नया वाले त्रिज्या को, ठीक है, नया वाला जो त्रिज्या होगा, नया त्रिज्या वृत्तीय पथ का, इसको r' मान लिया जाए, और कितना आप लिखे हैं mv/QB था, तो आप दुगना कर दीजिए चुंबकीय क्षेत्र को। देखिए यहाँ पे b के जगह हम क्या कर दिए, दुगना कर दिए 2b। तो क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mv, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये कितना हो जाएगा mv, इसको लिख सकते हैं 1/2, और ये हो जाएगा mv/QB। देखिए तो लिख सकते हैं, इसी को ऐसे चेंज कर लिए, 1/2 को आगे कर लिए, और 1/2, और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू r है। और देखिए त्रिज्या पहले दिया हुआ था, इसमें क्या कर रहा है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के, तो इसका मतलब ये है कि जो लिखे हैं आप, इसको हम 2 इक्वल टू mv/QB भी लिख सकते हैं। हाँ हेलो, हाँ बोलो। हाँ भाई आ रहे हैं, 10 मिनट में कॉल कर रहे हैं। चलिए समझिए बालक। अब देखिए पहले वाला त्रिज्या दिया हुआ था 2, तो यहाँ पे अगर 2 रख दिया जाए तो mv/QB। अब इसका वैल्यू आप देख सकते हैं, इसका वैल्यू अभी हम लोग के पास 2 है, तो 2 रख दीजिए, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पहले वाला त्रिज्या है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नया वाला त्रिज्या कितना आ गया आपका, 1 सेंटीमीटर आ गया। देखिए ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 है। तो इसमें क्या पूछा गया था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई इलेक्ट्रॉन लंबवत दिशा में गति कर रहा है, तो अगर वृत्तीय गति करते समय उसका पहले त्रिज्या 2 सेंटीमीटर था, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र को दुगना कर दिया जाए तो बताइए त्रिज्या कितना होगा। तो त्रिज्या देखिए घट गया, त्रिज्या कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। इसको जल्दी से बना लीजिए तो बालक, यहाँ पे यहाँ से बनाइए। चेंज कर दे, हो गया। चलिए आगे बढ़ा रहे हैं। 108 नंबर, क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत v वेग से गमन करता है।
अचानक चुंबकीय क्षेत्र घटकर B/2 रह जाता है तो पथ की प्रारंभिक त्रिज्या का मान बताइए। ठीक है, ठीक है, प्रारंभिक त्रिज्या का मान आपसे क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक त्रिज्या का मान बताइए। तो फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही हैं, उसी में रख के इसको देख लेंगे कितना आ रहा है। चलिए देखिए तो, एक 108। ये बताइए त्रिज्या का फॉर्मूला भी कितना बताए हैं, तो एम भी अपॉन क्या बताए हैं, क्यू बी, यही ना बताया गया है। तो यहाँ पर त्रिज्या में और चुंबकीय क्षेत्र में कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, देख सकते हैं ऊपर नीचे। तो क्या परिवर्तन पूछा है, तो इसमें कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र घटकर आधा, B/2 का मतलब आधा हो जाएगा। तो बताइए कि जब चुंबकीय क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है तो जब ये आधा होगा तो क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। जब इसको आप आधा कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, दुगना। तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अब आप निकालना चाहते हैं तो निकाल के देख लीजिए। ये त्रिज्या को हम लिख दें, ये नया वाला त्रिज्या को R'(M)भी, आप चुंबकीय क्षेत्र को क्या बोले हैं, आधा, तो B/2 कर लीजिए। ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 2 हो गया MV। ये ध्यान देंगे हम, देखिए इसमें आधा कर दे रहे हैं तो आधा की तो 2 पर चला गया, MV/QV। अब इसी को आप क्या बोलेंगे, पहले वाला त्रिज्या बोलेंगे। तो आप देख लीजिए पहले वाला त्रिज्या से दुगना आ गया, तो हम लोग इतना लिखने का काम ही नहीं है, यहीं से बता सकते हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र आधा तो त्रिज्या क्या होगा, दुगना। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, हाँ हेलो, क्लास कर रहे हैं अभी, ठीक। चलिए बालक, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बढ़कर 2R, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा। क्लियर है। अब कैसे होगा थोड़ा सा देख लीजिए, अभी हम आपको बताए हैं कि डायरेक्ट अगर कॉन्सेप्ट से बनाइएगा तो अगर चुंबकीय क्षेत्र आधा तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, दुगना। तो आप बना सकते हैं इस तरीके से, लेकिन बेहतर है कि आप फॉर्मूले से ही बनाइए तो बेहतर होगा। चलिए 109 नंबर, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बताइए, एक आवेशित कण का वेग 2 गुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए तो आवेशित कण के मार्ग की त्रिज्या, फिर त्रिज्या पूछ रहा है। तो त्रिज्या का फॉर्मूला तो वही है, MV/QB, रख दीजिए। क्या बोला है बालक, तो ये पहले वाला आपका त्रिज्या हो गया। अब परिवर्तन होगा तो R' क्या बोला है, एक मिनट, इसको अलग से ही बना ले रहे हैं, 109, देखिए तो 109। तो त्रिज्या का फॉर्मूला कितना होता है, MV/QB। अब जो नया वाला त्रिज्या होगा उसको R'। अब क्या क्या चेंज किया है, द्रव्यमान तो वही है, देख लीजिए क्या बोला है, वेग को दुगना करना है और चुंबकीय क्षेत्र को आधा करना है। तो वेग को दुगना करना है तो 2V, और चुंबकीय क्षेत्र को आधा करना है तो B/2। अब ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो M×4V/QB, इसमें 4 को आगे कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, MV/QB। तो बताइए इसको त्रिज्या बोल सकते हैं, तो 4 गुने पहले वाला त्रिज्या, तो नया वाला त्रिज्या पहले से कितना आ गया, 4 गुना आ गया बात। कब, जब आप वेग को दुगना और चुंबकीय क्षेत्र को आधा किए हैं। जब वेग को आपने दुगना किया, चुंबकीय क्षेत्र को आधा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जल्दी से इसको बनाइए तो, और आज हम लोग 110 तक ही करेंगे, यहीं तक रोक दिया जाएगा।
चलिए हो गया। नेक्स्ट 110 नंबर क्या कह रहा है कि एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं। यदि उनके परिक्रमण काल क्रमशः T1 T2 हो तो रिलेशन बताइए। तो परिक्रमण काल का फॉर्मूला कितना होता है? तो T इक्वल टू 2π×m/qv। आप साइक्लोट्रॉन में भी देख सकते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग निकाले हैं। ठीक है, ये क्या है? तो परिभ्रमण काल है, ये वृत्तीय पथ पे गति के लिए है। तो कौन कौन परिभ्रमण कर रहा है? प्रोटॉन और अल्फा कण। अल्फा कण को हीलियम नाभिक, तो केवल यहाँ बदलेंगे क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव नहीं होगा। प्रोटॉन के लिए केवल ये रहेगा और अल्फा कण आएगा तो इसको दुगना कर दिया जाएगा। चलिए तो हल करते हैं इसको। 110 नंबर 110 परिभ्रमण काल कितना होता है? तो T इक्वल टू 2π×m/qv, ये हो गया। अब प्रोटॉन के लिए अगर हम बात करें तो T1 होगा और ये कितना होगा? तो 2π×m और qv होगा, क्योंकि प्रोटॉन पे एक ही आवेश होता है। लेकिन एक कौन था? तो अल्फा कण। तो जब अल्फा कण के लिए आप टाइम लेंगे तो अल्फा कण पे आवेश दुगना हो जाता है क्योंकि उस पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2π×m और ये 2q कर लीजिएगा इंटू v। अभी दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। दोनों का अनुपात निकालेंगे तो T1/T2 कितना होगा? ये हो जाएगा 2πm/qv और नीचे 2πm/2q/v। देखिए तो कैंसिल हो रहा है बालक, ये पूरा का पूरा कैंसिल, qv से qv कैंसिल। तो ये कितना मिलेगा आपको? ये मिलेगा T1/T2 इक्वल टू, ये 2 हो जाएगा, 4th स्टेप ऊपर चला जाता है। ये तो हो गया। कौन सा है आपका? ये ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अभी कैसे ये होगा इसको आप सॉल्व कर लीजिए जल्दी। यहीं पे रोक दिया जाए, बाकी अगले क्लास में करते हैं। हो गया? चल, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत बालक? बस आज यहीं पे समाप्त करेंगे, बाकी अगले क्लास में।